खिलाड़ी अब तानाशाही नहीं सहेंगे। दोस्तों, कई दिनों से खिलाड़ियों को दबाया जा रहा था, लेकिन हमारी लड़ाई सरकार से नहीं बल्कि फेडरेशन से है। बजरंग पुनिया की ये बात आज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर गूंज रही है। इनकी बातों से हमारे देश के स्पोर्ट्स सेक्टर में चोरी छिपे और दबे पांव चल रहा है घिनौना सच सबके सामने आ चुका है। कुछ समय से हमारे देश में महिला रेसलर्स का शोषण किया जा रहा है। महिला खिलाड़ियों को इस बारे में कहना है कि शोषण के साथ साथ पहलवानों पर दबाव बनाने के लिए उन पर गलत तरीके से बैन लगा दिया जाता है। कुछ रेसलर्स दिल्ली के जंतर मंतर में धरने पर बैठ गए थे। ये धरना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ किया जा रहा है। महिला रेसलर्स को इंसाफ दिलाने के लिए भारत के ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पूनिया समेत और भी कई टॉप पहलवान सामने आए हैं। तो चलिए इसी के साथ हम आपको आज की इस वीडियो के ऐसे आरोप के हर पहलू के बारे में बताएंगे। The wrestlers have alleged mental harassment, targeted abuse, lack of any professional support. बुधवार को देश में कुश्ती को नियंत्रित करने वाले महासंघ के विरोध में हमारे नायकों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। कोचिज जो कैंप में लड़कियां होती हैं उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की शोषण करवाने के लिए ही, और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। हरासमेंट हुआ या नहीं? हाँ। कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊं। महिला पहलवानों का होता है शोषण। दिल्ली के जंतर मंतर पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी WFI के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भावुक होते हुए भारतीय पहलवान और ओलंपियन विनेश फोगाट का कहना है कि फेडरेशन की ओर से खिलाड़ियों का शोषण किया गया है। किसी भी खिलाड़ी को कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी रेसलिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष और फेडरेशन की होगी। इसी के साथ इनका कहना है कि महिला पहलवान को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसमें से सबसे निराश करने वाली और सबसे बड़ी मुसीबत है कुश्ती के अध्यक्ष का महिला खिलाड़ियों का शोषण करना। फेडरेशन खिलाड़ियों पर जबरदस्ती बैन लगाती है जिससे खिलाड़ी ना खेल सके। इन सभी बातों में हम आपको एक बात साफ कर देते हैं कि विनेश फोगाट के साथ ऐसा एक भी हादसा नहीं हुआ है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी WFI प्रेसिडेंट के करीबी ऑफिशियल से मिली है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि लगभग 10 से 12 रेसलर्स ने विनेश फोगाट को अपने साथ हुए अत्याचार के बारे में बताया है, लेकिन अभी तक इनमें से किसी का नाम सामने नहीं आया है। इन सभी रेसलर्स को इंसाफ के अलावा मैनेजमेंट में चेंज भी चाहिए। वैसे ज्यादातर लोग इन सभी बातों को खोखला कहकर एक कोने में फेंक देते हैं, लेकिन इनका दावा खोखला नहीं है, क्योंकि सभी महिला खिलाड़ी हाई कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रही हैं और सभी सबूत कोर्ट और पूरी दुनिया के सामने आ जाएंगे। ये सभी खिलाड़ी PM का दरवाजा भी खटखटाने को तैयार हैं ताकि वह सभी सबूत सौंपकर इस काले सच की हकीकत को सबके सामने ला सके। अब इतने बड़े आरोप लगे हैं तो साफ सी बात है आरोपी अपने बचाव के लिए कुछ तो कहेंगी। इसी के साथ हम आपको इनका जवाब भी बता देते हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजेश भूषण शरण सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि क्या कोई सामने है जो कह सके कि फेडरेशन ने किसी एथलीट का फायदा उठाया हो। कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो। यौन उत्पीड़न की कोई घटना नहीं हुई है। अगर ऐसा है तो मैं फांसी लगा लूंगा। इसके साथ इनका कहना है कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट इस मामले के पीछे है। अगर विनेश को हकीकत में ऐसी धमकियां मिली हो तो पुलिस के पास क्यों नहीं गई? ऐसा नहीं है कि सभी रेसलर्स रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजेश भूषण शरण सिंह के खिलाफ हैं। इनमें से कुछ ने इनका साथ दिया है और इनमें से एक है दिव्या काकरान। इनका कहना है कि विनेश फोगाट के सभी आरोप गलत हैं। उनके मुताबिक ब्रजभूषण के आने से कुश्ती को फायदा ही हुआ है। हमारे देश के PM मोदी ने भी उनकी तारीफ की है। पहले जब खिलाड़ी विदेश जाते थे तो उन्हें बिल्कुल भी सुविधा नहीं मिलती थी। 2012 में जब वो मंगोलिया गई थी तो वहां की ना किट अच्छी थी और ना ही खाना। उन्हें यह कहा गया था कि फेडरेशन ने पैसे नहीं दिए। वहीं अब ब्रजभूषण बड़ी कंपनियां लेकर आते हैं और किट और कैंप पर ज्यादा पैसा खर्च होता है। अब 2017 से ही उनके साथ टाटा जैसी बड़ी कंपनी जुड़ी है। इसी के साथ इस मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहायक सचिव विनोद तोमर ने भी अपनी राय पेश की है। उनका कहना है कि हमें प्रदर्शन की सूचना मिली, जिसके बाद मैं पहलवानों से पूछने आया हूं कि उन्हें क्या समस्या है। ये लोग एक बार फेडरेशन के सामने आए, उसके बाद इनकी समस्याओं को समाधान किया जाएगा। फेडरेशन के पास अभी तक इनके द्वारा कोई शिकायत नहीं मिली है। इन सभी डेवलपमेंट्स को देखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी अपनी बात सबके सामने रखी है। उनकी बातें भी विनोद तोमर से मेल खाती हैं। उनके मुताबिक हरियाणा सरकार के पास इस तरह की कोई शिकायत सामने नहीं आई है। जब से प्रदर्शन शुरू हुआ तब से मुद्दा सबकी जानकारी में आया है। अगर खिलाड़ियों के द्वारा उन्हें कोई विषय रेफर किया जाएगा तो वे उस पर जरूर संज्ञान लेंगे, लेकिन अभी तक भारत सरकार का खेल मंत्रालय पूरी गंभीरता के साथ इस मामले को देख रहा है। इसी वजह से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में एक मीटिंग भी बुलाई गई है।
इस मीटिंग में 3 जजों की कमेटी बैठेगी और सेक्सुअल हैरेसमेंट के सभी मामलों की जांच करेगी। वहीं महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों को पूरी तरह से जानने के लिए खेल मंत्रालय ने WFI से एक्सप्लेनेशन मांगा है और इसे इन आरोपों पर अगले 72 घंटों के अंदर जवाब देने का ऑर्डर दिया है। यौन शोषण के अलावा WFI के प्लेयर्स की मैनेजमेंट में अपनी मनमानी करने का भी आरोप लगाया गया है। खिलाड़ियों के मुताबिक मैनेजमेंट जो चाहे वो रूल लगा देता है, चाहे वो सही हो या फिर गलत। आइए जानते हैं कि आखिर इस हंगामे के पीछे क्या वजह है। सबसे पहले इसमें आता है डोमिनेंस की लड़ाई। पहलवान पहले भी संघ पर मनमानी का आरोप लगा चुके हैं, लेकिन इस बार संघ और अध्यक्ष के खिलाफ विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया जैसे ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खिलाड़ी संघ अध्यक्ष पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सिंह का कहना है कि खिलाड़ी अपनी मनमर्जी चाहते हैं, यानी ये लड़ाई डोमिनेंस की है। दोनों ही पक्ष चाहता है कि संघ को वो चलाएं, यानी सभी नियम उनके मुताबिक हो। स्पॉन्सरशिप का फैसला। खिलाड़ियों को हर तरह की कंपनीज की ओर से स्पॉन्सरशिप मिलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन टकराव वहां होता है जब कंपनीज खिलाड़ियों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करने लगती हैं। इससे खिलाड़ियों को परेशानी भी ना हो तो भी संघ को इस पर आपत्ति है। कुश्ती संघ ने नए नियमों में कहा है कि कोई खिलाड़ी स्पॉन्सरशिप करेगा तो संघ की भी उसमें भागीदारी होगी। खिलाड़ी इस नियम के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगता है कि स्पॉन्सरशिप में WFI का कोई रोल होना चाहिए। राज्यों को लेकर टकराव। दरअसल नवंबर 2021 में फेडरेशन के नियमों में बदलाव किया जाएगा, जिसमें तय हुआ था कि ओलंपिक के लिए टीम को आखिरी रूप देने से पहले ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले खिलाड़ियों को भी ट्रायल्स में भाग लेने के लिए कहा जा सकता है। इससे पहले होता यह है कि ओलंपिक से पहले कई सारी चैंपियनशिप होती हैं। इसमें जीतने वाले खिलाड़ी को ओलंपिक का कोटा मिल जाता है। जो देश जितनी ज्यादा चैंपियनशिप जीतेगा उसके उतने ज्यादा खिलाड़ी ओलंपिक में जा सकते हैं। ये चैंपियनशिप ओलंपिक से काफी पहले होती हैं। इसीलिए रेसलिंग फेडरेशन ने तय किया था कि ओलंपिक के लिए फाइनल टीम भेजने से पहले सभी खिलाड़ियों को ट्रायल से गुजरना पड़ सकता है, फिर चाहे उन्होंने खुद ओलंपिक कोटा क्यों ना हासिल किया हो। इससे पहले तक होता ये था कि जो खिलाड़ी ओलंपिक कोटा हासिल कर लेता था उसे टीम में जगह मिल जाती थी, लेकिन इन नियमों को बदल दिया गया है। फेडरेशन ने इसके पीछे वजह बताई है कि ओलंपिक कोटा हासिल करने के बाद कुछ खिलाड़ी चोटिल हो जाते हैं या फॉर्म में नहीं रहते और इस बात को छिपाकर ओलंपिक खेलने चले जाते हैं, जिससे मेडल जीतने की पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब ये नियम भी कर दिया गया है कि कोई भी राज्य नेशनल में एक या ज्यादा टीम नहीं भेज सकता। ओलंपिक में सबसे ज्यादा टीमें हरियाणा, रेलवे और सेना से भेजी जाती थी। इसी रूल की वजह से हरियाणा को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। जिस समय रेसलिंग फेडरेशन ने नियमों में बदलाव किया उस समय भी इसे हरियाणा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना गया था, और इसकी 2 वजह थी। पहली ये कि पहलवानी में ज्यादातर खिलाड़ी हरियाणा के हैं और वो ओलंपिक कोटा हासिल कर लेते हैं। अब दूसरी मुसीबत के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय स्तर पर भी हरियाणा, रेलवे और सेना की ओर से ज्यादा टीमें भेजी जाती हैं। रेसलिंग फेडरेशन का मकसद पहलवानी में कमजोर राज्यों को भी मौका देना था। फेडरेशन का मानना था कि हरियाणा की टीम हर वर्ग में 6 पहलवानों को उतारती है, जो दूसरे राज्यों के लिए नाइंसाफी है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि हरियाणा की A और B टीम में 1-1 पहलवान होते हैं। रेलवे और सेना की टीम में भी ज्यादातर पहलवान हरियाणा से ही होते हैं। इस तरह से हर वर्ग में हरियाणा के 6 पहलवान होते हैं और मेडल जीतने की संभावना ज्यादा होती है, जो बाकी राज्यों के लिए सही नहीं है। इसलिए WFI से ठीक करना चाहती है। केरला, तमिलनाडु, ओडिशा और बाकी के राज्यों के खिलाड़ी भी नेशनल मेडल में जीते, ताकि दूसरे राज्यों में भी कुश्ती पॉपुलर हो। उस समय हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन के महासचिव राजकुमार हुड्डा ने कहा था कि हरियाणा के साथ नाइंसाफी है। इससे न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश की कुश्ती को भी नुकसान पहुंचेगा। सभी 7 ओलंपियन हरियाणा से आए थे और उसके बावजूद हरियाणा को टारगेट किया जा रहा है। हरियाणा में पहलवानी कर रहे लोगों का कहना था कि हर राज्य की अपनी एक खास पहचान होती है। हरियाणा कुश्ती में अच्छा है तो बाकी राज्य दूसरे खेलों में अच्छे हैं। ये तो हो गई रूल्स के बारे में बात। अब अंत में इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपको इस फेडरेशन के हेड बृजभूषण शरण सिंह के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं। अगर आप राज्य कुश्ती संघों के पदाधिकारियों से भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के बारे में बात करने की कोशिश करें तो वो बहुत संभाल कर जवाब देते हुए दिखाई देंगे। ऐसा कोई नहीं जो खुलेआम उनकी क्रिटिसिज्म कर सकता है। बृजभूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसद हैं जो कभी चुनाव नहीं आ रहे। साल 1999 से लेकर 2019 तक उनके चुनाव क्षेत्र जरूर कई बार बदले, लेकिन जीत हमेशा उनके साथ रही। बृजभूषण सिंह लगातार तीसरी बार WFI के प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि भारतीय ओलंपिक संघ का चार्टर भारतीय खेल संघों में अध्यक्ष और बाकी पदाधिकारियों के कार्यकाल को लेकर साफ कहता है
कि किसी भी खेल संघ में किसी भी पद पर कोई शख्स लगातार 2 टर्म से ज्यादा नहीं रह सकता। हालांकि कूलिंग पीरियड के बाद वो जरूर तीसरी बार किसी पद पर रह सकता है, लेकिन इससे ज्यादा तो कतई नहीं। 70 साल की उम्र वाला भी पद पर नहीं रह सकता। इस हिसाब से देखें तो बृजभूषण सिंह रूल्स को वायलेट करते हुए पद पर बने हुए हैं। तो आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं। बाकी जितने भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए वो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।